अब हर बात पे रोए हैं वो। तो हमने मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, ये मजबूर प्रधानमंत्री हैं। 7 साल में 7 बार रो चुके हैं, 8वां साल आ गया 8वीं बार रो चुके हैं। राम मंदिर में उन्होंने कुछ नहीं किया, ना मुस्लिम का फायदा ना हिंदू का फायदा। क्या कोई वहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस वाला कोई निकलेगा? देश का कोई विकसित नहीं हो रहा है, देश में ना कोई मिसाइल बनेगी ना कुछ बनेगा। राम मंदिर बना दिया, बस वहाँ घंटा बजेगा और कुछ नहीं था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। तो मोदी जी अब ये टाइम आ चुका है, आपकी फकीरी अब आप दिखाइए, क्योंकि अब आप झोला उठाकर चले जाइए। जाते जाते आपका झोला भी चेक होगा कि झोले में कितनी चीजें जा रही हैं। रेल, भेल, तेल, सेल सब चीजें चली गई हैं। तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे। और अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ फीसा। संदीपनी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और शुरुआत आज बीजेपी की करते हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार और सबसे मजबूत राजनीतिक तौर पर है। बीजेपी को आप कैसे देखती हैं? 8 साल का कार्यक्रम उनका कैसा लगता है, कार्यकाल, और साथ ही PM मोदी को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, PM मोदी को मैं कहूँगी 8 साल का कार्यकाल रहा उनका, अभी भी है आगे। तो अभी 8 साल में वो 8 बार रो चुके हैं। 7 साल में 7 बार रो चुके हैं, 8वां साल आ गया 8वीं बार रो चुके हैं। अब हर बात पे रोए हैं वो। तो हमने मजबूत प्रधानमंत्री चुना था, ये मजबूर प्रधानमंत्री हैं। तो मजबूत और मजबूर में बहुत डिफरेंस होता है। हमने मजबूत चुना था, ये मजबूर है। देखिए, बच्ची कह रही है कि मजबूत प्रधानमंत्री हमने चुना था, लेकिन वो मजबूर निकले, यानी कि कई बार भावुक प्रधानमंत्री होते हुए दिखाई दिए। लेकिन वो तो कहते 56 इंच का सीना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो देश सुरक्षित है। कई नारे आपने सुने ना? देखिए, बिल्कुल सुने हैं। और अगर जो कहते हैं ये 56 इंच का सीना है, आप बंगाल इलेक्शन में देखिए, ये ए दीदी ओ दीदी कह रहे थे, शायद आपको याद हो बंगाल इलेक्शन में। तो मैंने उस पर भी ये बात कही थी कि 56 इंच के सीने के शेर पर 4 फुट की दुर्गा बैठी थी और शेर के मुंह से निकल रहा था ए दीदी और ओ दीदी। तो ये बात बहुत अलग है, क्योंकि जहाँ वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ बेटियों की जहाँ वो खुद ही इज्जत नहीं रखते तो दूसरों को क्या सिखा रहे हैं वो। तो आपको लगता है कि बीजेपी या PM मोदी महिला विरोधी सोच रखते हैं, महिला विरोधी है? देखिए, महिला विरोधी नहीं है, लेकिन उनको महिलाओं से तमीज से पेश आना चाहिए। अब ममता बनर्जी जी उनसे कहीं पद में भी कम नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री हैं, वो जानते हैं कि क्या स्ट्रगल रहता है। और महिला होने के नाते वो उनसे ज़्यादा तजुर्बे वाली भी हैं। और एक तो महिलाएं ऊपर से उनका सम्मान भी नहीं कर रहे, तो उनको वो देखना चाहिए। हर जगह जय श्री राम नहीं चलता है। जय श्री राम हर जगह नहीं चलेगा, लेकिन उनके सांसद, मंत्री, उनको समर्थन देने वाले लोग तो कहते हैं कि देश के अंदर एक ही नारा गूंजेगा, जय श्री राम। आपने सुना ना कंगना रनौत का हाल ही का बयान? देखिए, ये बात तो फिर हम तो देश नहीं चला रहे, हम तो देश को हिंदूवादी बना रहे हैं। देश का हम इकोनॉमी नहीं देख रहे हैं, इंडेक्स, कोई से इंडेक्स नहीं देख रहे। हमको बस ये है हर जगह जय श्री राम चले, यही कहना चाहते हैं फिर वो लोग। तो भाई, अगर मोदी जी ने बहुत पहले कहा था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे, तो मोदी जी अब ये टाइम आ चुका है, आपकी फकीरी अब आप दिखाइए, क्योंकि अब आप झोला उठाकर चले जाइए। आपका झोला में अब जाते जाते आपका झोला भी चेक होगा कि झोले में कितनी चीजें जा रही हैं। रेल, भेल, तेल, सेल सब चीजें चली गई हैं। तो आप जाएंगे तो आप देखेंगे। और अभी अडानी का जैसे चल रहा है, अडानी का घोटाला हो गया है, तो वो भी देखेंगे आपने कितना। हर गुजराती सारे ऐसे आ रहे हैं, हमारे देश का गुजरातीकरण हो रहा है। हर्षद मेहता सबसे बड़ा स्कैम था, वो गुजरात का था। अंबानी सबसे बड़ा स्कैम निकला, वो गुजरात का था। अडानी अब सबसे बड़ा स्कैम है, वो गुजरात का है। मतलब जो मोदी के पास आएगा, या तो वो देश का सबसे बड़ा उद्योगपति बन जाएगा। उसके बाद अब देखिए, अडानी सबसे ज़्यादा पास था, अब दुश्मनी हो गई, वो 7वें नंबर पे उद्योगपति में आ गया। तो ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, देश का गुजरातीकरण हो रहा है, हर स्कैमर गुजरात का है। अभी भी समझ लो, ये घोटाला चल रहा है देश में। हर्षद मेहता से तो हम लोग बहुत समझ चुके हैं, संभल के रहिए, कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन कह रहे कि मोदी है तो देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, आज देश मजबूत हो रहा है और आने वाले वक्त में देश विकसित देश हो जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे? हमारे यहाँ चोरी हो गई, हम अपने आप ही आत्मनिर्भर बन जाए। मतलब कल को पुलिस कह देगी कि हमारे चोरी हो गई, कि भाई आप तो आत्मनिर्भर हो, अपने आप को खुद चोर से पकड़ो। ये तो बात अलग हो गई। भाई, हमने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप हमारी रक्षा कर सके, हम लोगों को कोई नुकसान ना आने दें। आप तो यही कह रहे हैं आप आत्मनिर्भर हो, आप खुद ही काम करो। ये कोई बात होती है? मैं तो कह रही हूँ ना, मोदी जी झोला उठाकर चले जाएं, अभी भी हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, नए प्रधानमंत्री आ जाएंगे। शॉपिस की बात
करेंगे कि बच्ची झोला उठा के जाने वाले मोदी और कोई नया प्रधानमंत्री आएगा, इस पर सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी बीजेपी सरकार की कई योजनाएं सामने आई, कोई योजना जो आपको पसंद आई हो या उसका सीधा असर और फायदा गरीबों तक पहुंचा? देखिए पसंद तो नहीं आई, हाँ, लेकिन जो ना पसंद आई मैं उसको गिनवा सकती हूँ। नोटबंदी देख लीजिए आप, तालाबंदी देख लीजिए आप, और कृषि बिल देख लीजिए आप, ठीक है, और अभी कालाधन देख लीजिए, जीएसटी का गब्बर सिंह टैक्स जिसे राहुल गांधी कहते हैं, इन सब में हर जगह हमारा नोटबंदी हुई थी तो कितने शादियां होने वाली थी, उनकी शादियां टूट गई। कितनों के कृषि बिल में आप जानते हैं कितने किसान शहीद हो गए। जब जीएसटी में व्यापारियों का कितना नुकसान हुआ, तालाबंदी में आप देखिए जब लॉकडाउन लगा था तब कितने मजदूर मर गए थे रेल की पटरियों पे, कितने गर्भवती औरतें मर गई थी, बच्चे लेके वो रेल की पटरियों पे कुछ ले गई थी। तो ये सब नुकसान ही है, कहीं फायदा तो नहीं दिखता। अगर हाँ आपको फायदा दिखता है तो आप बताइए मुझे। राम मंदिर जो आप कहना चाहते हैं, राम मंदिर में उन्होंने कुछ नहीं किया, ना मुस्लिम का फायदा ना हिंदू का फायदा। क्या हिंदू वहाँ पे जाके पढ़ लेंगे? क्या हिंदू वहाँ पे जाके शिक्षित हो जाएंगे? क्या वहाँ कोई बीमार होगा तो वहाँ पे बीमारी ठीक हो जाएगी? क्या कोई वहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस वाला कोई निकलेगा? देश का कोई विकसित नहीं हो रहा है, देश में ना कोई मिसाइल बनेगी ना कुछ बनेगा। राम मंदिर बना दिया बस, वहाँ घंटा बजेगा और कुछ नहीं होगा। आज देश के अंदर बजट भी पेश किया गया है, बजट आएगा सामने, लेकिन उसी के साथ पीएम मोदी, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री सब कह रहे हैं कि हम गौरवशाली देश की भविष्य की नींव रखने जा रहे हैं। देखिए निर्मला सीतारमण जी ने अभी हलवा बांटा था, हलवे में ड्राई फ्रूट्स भी दिखे थे, बहुत कुछ दिखा था हलवे में। तो अब ये लोग कहते हैं कि बजट भी ऐसा होगा, तो बजट कैसा भी हो लेकिन शिक्षा पे सबसे बड़ी बात होती है बजट में, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीन चीज़ों पे मुद्दा रखा जाए। हमारे यहाँ शिक्षा पे टीचर्स परेशान है, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम जो उन्होंने नो पेंशन स्कीम, तो ये अटल ने गलती की थी और शायद मोदी सुधार कर दें इस पे, तो ये बात भी हो सकती है। और स्वास्थ्य पे भी आएगा, अगर आज बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं राहत देगा गरीबों के लिए, कुछ फायदेमंद होगा। देखिए अभी तो आ रहा है, अभी तो कुछ पता नहीं है। हाँ अगर करता है तो हम सपोर्ट करेंगे उनका, लेकिन हाँ मोदी जी से कोई नफरत नहीं है हमारे को, हमको नफरत है उनके काम से। टीचर परेशान है, मैंने आपको इतना गिनाया ना, मजदूर, जो भी देश में लोग हैं सब परेशान है। और कौन है देश में? व्यापारी है, बस वही खुश है। तो जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि बीजेपी नफरती राजनीति करती है, आपको भी लगता है कि नफरत या बांटने की राजनीति बीजेपी करती है? बिल्कुल करती है। अब आप पठान मूवी आई थी उस पर देख लीजिए, पठान पे उन्होंने कितना वो किया कि ये मूवी को हम चलने नहीं देंगे थिएटर में। अब देख लीजिए शाहरुख खान ने हमारे देश में प्रमोशन भी नहीं किया, अब्रॉड में जाके उन्होंने प्रमोशन किया, और पहले दिन में सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवी दिखी है, वो सबसे ज़्यादा हिट मूवी गई है। सारी मूवी अक्षय कुमार, सलमान खान सबको पीछे छोड़ दिया। तो ये कहते हैं ना सूरज पे थूकोगे तो छींट खुद पे आएगी, तो ये वही बात है। और हाँ शाहरुख खान ने अब्रॉड में जो किया है दुबई में जाके, उन्हें ये पता था कि मेरे चाटुकार मेरा टीवी चैनल्स पे प्रमोशन कर रहे हैं, मुझे देश में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ कंगना रनौत का भी बयान आया पठान पे कि ये देशभक्त मूवी है, तो हाँ बहुत अच्छी मूवी है। और जो सलमान खान की अनएक्सपेक्टेड एंट्री थी वो भी बहुत अच्छी है। तो मैं कहती हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में ये जो आप कह रहे हैं ये कोई बात नहीं है। अगर आप कलाकार का विरोध कर रहे हैं तो आप कलाकार का विरोध मत करिए, रंग का विरोध मत करिए, आप देखिए कलाकार की कला देखिए आप कि वो करता क्या है।